स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति और बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में असहनशीलता के मुद्दे पर चर्चा आज। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने दिया नोटिस, सरकार तैयार। अगले वित्त वर्ष से लागू होगा जीएसटी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू को मौजूदा सत्र में बिल पारित होने की उम्मीद। राज्यसभा में लंबित है विधेयक। फ्रांस में आज से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। सम्मेलन से इतर बराक ओबामा से होगी मुलाकात। आईएसआई के बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़। जम्मू और कोलकाता से पकड़े गए 5 जासूस। गिरफ्तार लोगों में बीएसएफ का हेड कांस्टेबल भी शामिल। और पीवी सिंधु ने लगातार तीसरी बार जीता मकाऊ ओपन का खिताब। फाइनल में जापान के खिलाड़ी को दी मात। विश्व हॉकी लीग फाइनल्स में भारत नीदरलैंड मुकाबला आज। सबसे पहले आज संसद से जुड़ी खबरें। असहनशीलता के मुद्दे पर सरकार संसद में विपक्ष का सामना करने के लिए तैयार है। कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस ने अलग अलग नोटिस दिए हैं, जिनमें मत विभाजन के बिना चर्चा करने, सदन की तरफ से एक प्रस्ताव पारित करने और कथित उकसावे वाली टिप्पणियों के लिए कुछ मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस और सीपीएम सांसद के नोटिस को मंजूर कर लिया है और सदन में आज असहनशीलता के मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा होगी। सीपीएम सांसद पी करुणाकरन और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे। नियम 193 के तहत चर्चा कराने के बाद मत विभाजन नहीं कराया जाता और कामकाज निलंबित करने की जरूरत भी नहीं होती। शीतकालीन सत्र के शुरुआती 2 दिन लोकसभा में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा के दौरान कार्यवाही में किसी तरह का गतिरोध नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान बढ़ती असहिष्णुता का मुद्दा ही छाया रहा। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस और जेडीयू ने नियम 267 के तहत कामकाज निलंबित करके इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेस की तरफ से नोटिस दिया है। इसमें सदन की तरफ से एक प्रस्ताव पारित करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले की निंदा करने की मांग भी की गई है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत एक अलग नोटिस दिया है। पार्टी ने कथित उकसावे वाली टिप्पणियों के लिए 5 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे मांगने का फैसला भी किया है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी राज्यसभा में एक नोटिस दिया है। उन्होंने एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित करके असहिष्णुता की घटनाओं की निंदा करने की मांग की है और सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसा फिर ना हो। इस बीच सीपीएम सहित 6 वाम दल भी बीजेपी और संघ परिवार के संगठनों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। ज्यादातर विपक्षी दलों के इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी के बीच संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार बढ़ती असहिष्णुता की उनकी धारणा से सहमत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर समुचित तरीके से चर्चा के संबंध में विपक्ष के साथ चलना चाहती है। नायडू ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी घटनाओं के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। Are thinking that they are hurting BJP. They may hurt BJP temporarily, but on a long-term basis they are hurting the interest of the country. They are hurting India. They are thinking they are hurting NDA, but they are hurting India. संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यसभा में आज भी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा जारी रहेगी। ये चर्चा डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में हो रही है। इसी वजह से राज्यसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। वित्त मंत्री और नेता सदन अरुण जेटली ने शुक्रवार को चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा था कि लोकतंत्र को फिर से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत में लोकतंत्र है। अरुण जेटली ने अनुच्छेद 356 का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल करके संघीय ढांचे को कमजोर किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर पंडित नेहरू समेत दूसरे नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संविधान निर्माण में बाबा साहेब अंबेडकर के अलावा कई और लोगों ने भी योगदान दिया, लेकिन चर्चा में उनका जिक्र नहीं किया गया। चर्चा के दौरान सांसदों ने कई अहम मसले उठाए।
और संविधान में दिए अधिकारों का जिक्र किया गया। वहीं सीपीएम ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। ये चर्चा मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में हो रही है। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो रही है, लेकिन असहनशीलता का मुद्दा ही छाया हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होने की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जीएसटी बिल अगले वित्तीय साल से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी से जुड़े विधेयक को व्यापक सहमति के साथ पारित करना चाहती है। इसी सिलसिले में 27 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहल करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री आवास पर हुई चर्चा में वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। फिलहाल ये बिल राज्यसभा में लंबित है और राज्यसभा से इसे पारित कराने के लिए कांग्रेस का समर्थन बेहद जरूरी है। I am confident, going by the mood of the country. Every segment of the country wants development, and GST is one of the more instruments of the development. So I appeal to all parties to extend support, and I am optimistic that the bill will be passed in this session of Parliament. और अब कुछ और अहम खबरें। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुरू हो रहा है। बीती रात पेरिस पहुंचे नरेंद्र मोदी आज शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन से पहले भारत ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में विकसित देशों का हिस्सा 70% से ज्यादा है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे हैं। रविवार को दिल्ली से रवाना होने से पहले उन्होंने मन की बात में पर्यावरण सम्मेलन में भारत के एजेंडे को सामने रखा। पृथ्वी का तापमान अब बढ़ना नहीं चाहिए, ये हर किसी की जिम्मेवारी भी है, चिंता भी है। और तापमान से बचने का एक सबसे पहला रास्ता है ऊर्जा की बचत, एनर्जी कंजर्वेशन। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस है। भारत ने साल 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 35% तक की कमी का लक्ष्य रखा है। भारत 40% ऊर्जा का उत्पादन गैर पारंपरिक तरीकों से करना चाहता है। 2022 तक नवीकरणीय स्रोतों से 175 गीगावाट बिजली तैयार करने का भी लक्ष्य है। पेरिस में भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ऐलान करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए 122 देशों ने सहमति दे दी है। समस्या का समाधान का हिस्सा बनते हुए हम ये चाहेंगे कि जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वहां भी हमने सौर ऊर्जा देशों की 122 की सूची बनाई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तौर पर उनका अलग सम्मेलन हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इन सम्मेलनों के माध्यम से ये विचार विश्व में पहुंचे। भारत का मानना है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। आज चैलेंज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है। आज जो विश्व में इतने ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो विकसित देशों की वजह से हैं। भारत का तो शेयर उसमें 2-2.5% ही है, जो अमेरिका और यूरोप का 50% है, और हमारी पॉपुलेशन उन दोनों को मिला के उससे डबल है। तो वास्तव में भारत की जिम्मेदारी नहीं है कि ये विषय आज इतना गंभीर हुआ है। सम्मेलन में भारत के रुख पर सबकी नजर है। विकासशील देश चाहते हैं कि भारत विकसित देशों पर कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए दबाव बनाए। वहीं विकसित देश चाहते हैं कि वित्तीय और उत्सर्जन रोकने की जिम्मेदारी पर भारत ज्यादा जोर न दे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए नए समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। भारत समेत विकासशील देश ज्यादा वित्तीय मदद और तकनीक हस्तांतरण की मांग करेंगे। 11 दिसंबर तक चलने वाले सम्मेलन में करीब 50,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मेजबानी के लिए पेरिस पूरी तरह तैयार है। पेरिस हमलों के बाद फ्रांस में आपातकाल लगा है, इसलिए सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई हैं। 1 लाख से ज्यादा जवानों को सुरक्षा के काम में लगाया गया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ज्यादातर देशों के शासनाध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। We now have 183 out of 194 total countries that are parties to the convention.
As Minister Fabius has said, we have almost 95% of global greenhouse gas emissions already covered by national climate change plans. सम्मेलन में 196 देशों के प्रतिनिधि बढ़ते तापमान को रोकने के लिए व्यापक समझौते की घोषणा कर सकते हैं। सम्मेलन से पहले भारत समेत 183 देशों ने जहरीली गैसों के उत्सर्जन में कटौती का राष्ट्रीय खाका पेश किया है। कई देशों को उम्मीद है कि पिछले सम्मेलनों की गलतियां यहां दोहराई नहीं जाएंगी और दुनिया के देश व्यापक समझौते पर पहुंचेंगे। Et bien évidemment, je respecterai ce mandat avec un objectif qui est connu, c'est que le 11 décembre, je souhaite être en mesure de prononcer 6 mots simples, mais qui seront l'aboutissement d'efforts sans précédent. L'accord de Paris est approuvé. समझौते के लिए कई मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। इनमें तकनीक हस्तांतरण और वित्तीय व्यवस्था अहम मुद्दे हैं। विकासशील देश चाहते हैं कि हर साल मिलने वाले $100 अरब की राशि बढ़ाई जाए और इसे 2020 के बाद भी जारी रखा जाए। विकसित देश इसके लिए तैयार नहीं हैं। पेरिस समझौते को सभी देशों पर बाध्यकारी बनाने की बात है, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देश इसके लिए तैयार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले पेरिस में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। शहर में कल 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाई। ये मानव श्रृंखला उन जगहों से भी गुजरी जहां 13 नवंबर को आतंकी हमले हुए थे। फ्रांस में आपातकाल लगा है, इसलिए पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। इस कारण प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें फेंकी। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद पुलिस ने 208 लोगों को हिरासत में लिया। और पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से इतर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये मुलाकात जलवायु परिवर्तन पर मजबूत समझौता तैयार करने की कोशिशों के मद्देनजर होगी। इसके अलावा द्विपक्षीय बातचीत में आतंकवाद के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। दोनों देश अब तक के द्विपक्षीय समझौतों की प्रगति की भी समीक्षा कर सकते हैं। ये मुलाकात जलवायु सम्मेलन के पहले दिन ही हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच फ्रांस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेरिस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। ओबामा और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ पेरिस में बाटाक्ला स्थित कंसर्ट हॉल पहुंचे थे, जहां 90 लोग आतंकी हमले में मारे गए थे। और पेरिस का एफिल टावर भी विश्व नेताओं की मेजबानी के लिए नए लुक में दिख रहा है। एफिल टावर को हरी लाइट से सजाया गया है। 4 दिसंबर तक एफिल टावर इसी लुक में दिखेगा। इसमें पेड़ों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। तो एफिल टावर के जरिए जलवायु परिवर्तन से जुड़ा संदेश देने की कोशिश, पेड़ों को इसकी थीम बनाया गया है और पेड़ों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताता हुआ एफिल टावर। कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज जन लोकपाल बिल पेश किया जाएगा। हालांकि बिल पेश होने से पहले ही इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां बीजेपी ने इस बिल को आम जनता के साथ धोखा बताया है, वहीं प्रशांत भूषण ने इसे महाजोकपाल बिल करार दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली जन लोकपाल बिल 2015 से दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी कानून को नया रूप दिया जाएगा और बेहद मजबूत कानून बनाया जा रहा है। पार्टी के मुताबिक इसमें चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक को कानून के दायरे में लाया गया है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और पूर्व वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जन लोकपाल बिल पर बहस की चुनौती दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने साफ किया कि अन्ना आंदोलन के वक्त तैयार किए गए इस लोकपाल बिल में कोई बदलाव नहीं है। बिहार की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। 9 बार से कांग्रेस विधायक सदानंद सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। साथ ही वो 2 दिसंबर को नए स्पीकर के चुनाव की कार्यवाही भी पूरी कराएंगे। इस बीच 7 बार के विधायक प्रेम कुमार बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे।
तो बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष भी होंगे। कल पटना में बिहार बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में उनका चुनाव हुआ। इस बीच खबर है कि हरलाखी से आरएलएसपी के नवनिर्वाचित विधायक वसंत कुशवाहा का निधन हो गया है। और बिहार के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से ही शुरू हो रहा है। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद दिल्ली में सेहत पर भारी धुंध। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुल पी गई। कलम जो लिखती रही उन मुद्दों को जिनका सरोकार समाज से रहा। जितने भी तरह के भेदभाव धर्म को लोग एक दूसरे को बांटने का मुद्दा बना रहे हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हों, पढ़ी लिखी पत्नियां हों, तो कभी भी बच्चा अतिवादी नहीं होगा। मगर शख्सियत में मशहूर कवित्री अनामिका सिंह, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कि मैंने सोच समझ के कि मुझे ये करना है। मुझे मजा आज भी पहले दिन जैसा ही मजा आता है और मैं अपने काम को बहुत अच्छी तरह से जीता हूँ। हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमको ये सौंप दी गई है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आप उन सब जितने भी बच्चे बच्चियां आते हैं उनको सही राह पे और सही तरीके से उनको तय करें। नमस्कार, मैं हूं कास्टिंग डायरेक्टर जोगी। अब मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ के बाद जम्मू और कोलकाता में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बड़े जासूसी रैकेट का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जम्मू में बीएसएफ के सेवारत हेड कांस्टेबल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कोलकाता से के गार्जनरी शिप बिल्डर इंजीनियर्स में मजदूर के तौर पर काम कर रहे 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में शुक्रवार को सैन्य खुफिया दस्तावेजों के साथ पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस के 3 मददगार एजेंटों को कल कोलकाता एसटीएफ ने दबोचा था। इनसे 3.5 लाख रुपए की नकली भारतीय करेंसी भी बरामद की गई। इनमें 2 एजेंट 10 साल से आईएसआई के संपर्क में थे। वहीं एक अन्य आरोपी अब भी सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की तरफ से पकड़े गए जासूसों की पहचान जम्मू कश्मीर के राजौरी निवासी कैफितुल्ला खान उर्फ मास्टर राजा और बीएसएफ हवलदार अब्दुल रशीद के रूप में हुई है। कैफितुल्ला आईएसआई के इशारे पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज को ईमेल, वाइबर और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान भेज रहा था। शुक्रवार को मेरठ से गिरफ्तार जासूस की पहचान पाकिस्तान के इस्लामाबाद निवासी मोहम्मद इजाज के रूप में की गई थी। ओडिशा में कटक के शिशु अस्पताल में कल आग लग गई। इसमें एक नवजात मामूली रूप से घायल हुआ। आग शिशु अस्पताल के आईसीयू में बिजली के उपकरण से लगी। आग लगने के वक्त यहां 20 बच्चों का इलाज चल रहा था। इनमें से 3 जीवन रक्षक उपकरणों पर थे। इसके तुरंत बाद बच्चों को दूसरे वार्ड में ले जाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा करके पूरी स्थिति की समीक्षा की। आग से अस्पताल के उपकरणों को खासा नुकसान पहुंचा है। आग लग गया, बच्चों को हमने शिफ्ट किया बाहर एंड प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। हम महसूस कर रहे हैं कितना क्या डैमेज हो रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में बारिश का खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने आज दोनों राज्यों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र इसकी वजह माना जा रहा है। चेन्नई में आज स्कूल और कॉलेज बंद हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से
दोनों राज्यों में खासा नुकसान हुआ है। केंद्रीय टीम ने दोनों राज्यों का दौरा पूरा कर लिया है। टीम जल्द ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। पुदुचेरी ने केंद्र से 182 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मांगी है। केंद्र ने तमिलनाडु में राहत और पुनर्वास के लिए 939 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र से करीब 8,500 करोड़ रुपए मांगे हैं। तमिलनाडु में और पुदुचेरी में जो बाढ़ और वर्षा के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुआ उसका हमने जायजा लिया। भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे एक हफ्ते के अंदर और भारत सरकार नियमों के अनुसार इसके ऊपर विचार करेगी। और वहीं दिल्ली के कई इलाकों में आज तड़के काफी धुंध छाई रही। इससे वाहनों की आवाजाही पर भी काफी असर पड़ा और लोगों को दिक्कतें पेश आई। ये धुंध सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। तो आज काफी ज्यादा धुंध दिल्ली के आसमान पर दिखाई दी। आवाजाही में दिक्कतें हैं। 2 दिन से धुंध के आगोश में राजधानी दिल्ली दिखाई दे रही है। सेहत के लिए भी इसे काफी नुकसानदायक माना जा रहा है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि प्रदूषण की वजह से भी ये धुंध ज्यादा हो रही है। श्रीलंका ने कल 8 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें नेदंतिवु द्वीप के पास से गिरफ्तार किया गया। इनकी 2 नाव भी जब्त कर ली गई। इन पर श्रीलंका की जल सीमा में मछली पकड़ने का आरोप है। इन मछुआरों में से 4 मछुआरे रामेश्वरम और 4 पुदुकोट्टी के हैं। इस महीने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की 6ठी घटना है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मछुआरों की रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मछुआरों की गिरफ्तारी रोकने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। पिछले हफ्ते ही श्रीलंका ने 126 भारतीय मछुआरों को रिहा भी किया था। नेपाल ने सशस्त्र सीमा बल के 13 जवानों को रिहा कर दिया है। कल इन जवानों को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वो बिहार के किशनगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध तस्करों का पीछा करते हुए अनजाने में नेपाली सीमा में पहुंच गए थे। घटना रविवार सुबह करीब 7:30 बजे तब हुई जब एसएसबी के 13 सदस्यों वाले गश्ती दल ने अंबारी केसना सीमा चौकी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी। हालांकि दोनों तरफ से फील्ड कमांडरों की सीमा बैठक के बाद जवानों को रिहा कर दिया गया। इस बीच नेपाल के केबल ऑपरेटरों ने करीब 42 भारतीय चैनलों का देश में प्रसारण बंद कर दिया है। उनका आरोप है कि नेपाल की माओवादी पार्टी की धमकी के बाद ऐसा किया गया। नेपाल में सत्तारूढ़ माओवादी दल भारत पर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा रहे हैं। इधर नेपाल में मधेसी आंदोलन भी जारी है। नए संविधान का विरोध कर रहे मधेसियों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन और तेज करने की धमकी दी है। We got a letter from the Nepal Communist Party, Maoist, Biplab, that we should switch off all the Hindi or Indian channels, and we had a meeting at the Federation of Nepal Cable Television, and lots of our members are being threatened, especially in the districts. That if we don't switch off the channels, then they can do anything with them. रूस ने गोवा को अपने नागरिकों के लिए यात्रा और पर्यटन के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित करार दिया है। रूस ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया था कि गोवा रूसी नागरिकों के लिए यात्रा के लिहाज से सुरक्षित गंतव्य स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। रूसी सूचना केंद्र ने कहा कि उसके पूर्व के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। रूसी बयान में कहा गया कि रूसी नागरिकों के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थलों की समीक्षा के लिए गोलमेज बैठक की पेशकश की गई थी। इनमें क्यूबा, दक्षिणी वियतनाम और दक्षिणी चीन जैसे देश शामिल थे। बयान में कहा गया कि भारत को यात्रा के लिहाज से सुरक्षित देशों की सूची से हटाने या असुरक्षित देशों की सूची में भारत को शामिल करने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। उत्तर बिहार में मखाने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश में हर साल 75,000 टन मखाने का उत्पादन होता है। इनमें से 90% बिहार में ही होता है। लेकिन 500 करोड़ का मखाना बाजार पूरी तरह असंगठित है। किसान सरकारी मदद की मांग कर रहे हैं। सूखे मेवे के तौर पर पहचाने जाने वाले मखाने को भगवान का भोजन कहा जाता है। इसे तालाबों में उगाया जाता है। एक वक्त बिहार में 1 लाख हेक्टेयर में मखाने की खेती होती थी।
लेकिन अब मखाने की खेती नुकसान का सौदा होते जा रही है। अभी पोखर इसलिए सूख रहा है कि बारिश नहीं है, मखाना नहीं होता है, बारिश बंद हो गया इसलिए पोखरी सूख रहा है, मखाना नहीं हो रहा है। बिहार में 2 लाख से अधिक लोग पूरी तरह मखाने की खेती पर निर्भर हैं। जुलाई से अक्टूबर के बीच इसका उत्पादन होता है। नवंबर में इसे बाजार में बेचा जाता है। खेती करने वाले किसान गरीब हैं और अक्सर सूदखोरों और बिचौलियों के चक्कर में फंस जाते हैं। हम लोग को कुछ नहीं मिलता, ले जाते हैं मिटौरिया, हम लोग भूखे रहते हैं, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। दलाल जो ले जाते हैं दलाली करके। एक अनुमान के मुताबिक 2001-2002 में 20,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती। और बैडमिंटन की दुनिया से भारत के लिए अच्छी खबर है। पीवी सिंधु ने मकाऊ ओपन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता लगातार तीसरी बार जीत ली है। कल फाइनल में 5वीं वरीयता प्राप्त सिंधु ने जापान की मिनात्सु मितानी को 21-9, 21-23, 21-14 से हरा दिया। सिंधु का इस सत्र का यह पहला और कुल मिलाकर 5वां खिताब है। वहीं रायपुर में विश्व हॉकी लीग फाइनल्स में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होना है। ग्रुप बी का यह मैच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। भारत को अब तक खेले गए 2 मैच में 1 में हार मिली है, दूसरा ड्रॉ रहा है। भारत और जर्मनी का मुकाबला बराबरी पर छूटा था, जबकि अर्जेंटीना ने भारत को पहले मैच में 3-0 से हरा दिया था। ब्रिटेन डेविस कप चैंपियन बन गया है। ब्रिटेन को यह कामयाबी 79 साल बाद मिली है। इनमें एंडी मरे का शानदार योगदान रहा। उन्होंने कल कड़े मुकाबले में बेल्जियम के डेविड गोफिन को 6-3, 7-5, 6-3 से हराया। 79 साल के इतिहास में ब्रिटेन पहली बार डेविस कप विजेता बना है। तो ब्रिटेन के लिए बड़ी खबर और तस्वीरों के जरिए भी हम इस खुशी को देख सकते हैं। 79 साल के इतिहास में पहली बार ब्रिटेन के नाम डेविस कप और ब्रिटेन बना डेविस कप चैंपियन। बड़ा योगदान एंडी मरे का माना जा रहा है, जिन्होंने शानदार योगदान दिया। कड़े मुकाबले में उन्होंने बेल्जियम के डेविड गोफिन को 6-3, 7-5, 6-3 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया और इतिहास रच दिया। जाने माने वन्यजीव फोटोग्राफर और समाज सेवी कमल मुरारका की फोटो प्रदर्शनी इन दिनों मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में चल रही है। इसमें मुरारका ने अपने कैमरे में कैद विभिन्न वन्य जीवों को प्रदर्शित किया है। वन्यजीव प्रेमी बीते 1 हफ्ते से चल रही फोटो प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे। इस फोटो प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन है। जाने माने वन्यजीव फोटोग्राफर और समाज सेवी कमल मुरारका की फोटो प्रदर्शनी मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में, जिसका आज आखिरी दिन है। बेहद उत्साह देखने को मिला कला प्रेमियों और साथ ही वन्यजीव प्रेमियों में भी इस फोटो प्रदर्शनी को देखने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में असहनशीलता के मुद्दे पर चर्चा आज। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने दिया नोटिस, सरकार तैयार। अगले वित्त वर्ष से लागू होगा जीएसटी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू को मौजूदा सत्र में बिल पारित होने की उम्मीद। राज्यसभा में लंबित है विधेयक। फ्रांस में आज से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। सम्मेलन से रिटायर बराक ओबामा से होगी मुलाकात। आईएसआई के बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़। जम्मू और कोलकाता से पकड़े गए 5 जासूस। गिरफ्तार लोगों में बीएसएफ का हेड कांस्टेबल भी शामिल। पीवी सिंधु ने लगातार तीसरी बार जीता मकाऊ ओपन का खिताब। फाइनल में जापान के खिलाड़ी को दी मात। विश्व हॉकी लीग फाइनल्स में भारत नीदरलैंड मुकाबला आज।